नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। खलीज बंगाल में पैदा होने वाले गर्दाबी तूफान यास ने शदीद शक्ल इख्तियार कर ली है और अगले 12 घंटे में ये तूफान बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा सकता है। हाल ही में आने वाले गर्दाबी तूफान ताउते के बाद हिंदुस्तान को अब एक और तूफान का सामना है। बताया जा रहा है कि यास गुज़िश्ता साल आने वाले तूफान इम्फान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। तूफान इम्फान से बंगाल को शदीद नुकसान पहुंचा था। तूफान के आने से कबल बंगाल और उड़ीसा में तैयारियां जारी हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। NDRF समेत कई एजेंसियों ने महाज संभाला हुआ है। तूफान यास के बंगाल और उड़ीसा के साहिलों पर 26 मई को टकराने का खदशा है। ताहम इसका असर मंगल के रोज यानी आज भी नजर आ रहा है। उड़ीसा के बालाशोर साहिल के नजदीक चांदीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई है। यहां समंदर में भी बुलंदोबाला लहरें आने लगी हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वह समंदरी इलाकों से दूर रहें। उधर बंगाल में उधर बंगाल में दीघा में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गर्दाबी तूफान यास की दस्तक सुनकर एजेंसियां पहले से ही मुतहरिक हो गई हैं। NDRF की मुतअद्दिद टीमें बंगाल और उड़ीसा में तैनात कर दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज ईस्ट मदनीपुर में NDRF की टीमें हरकत में नजर आई और उन्होंने वहां के लोगों से महफूज मकामात पर चले जाने की अपील की। NDRF के अलावा बहरिया को भी अलर्ट पर रखा गया है। गुज़िश्ता रोज माहीगीरों को समंदरी इलाकों से वापस लाने का अमल जारी है, जबकि दीगर कश्तियों को भी साहिलों पर वापस लाया गया। तूफान यास का असर बंगाल और उड़ीसा के बालासोर, दीघा, सागर आइलैंड, साउथ परगना के इलाकों में नजर आएगा। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खदशे का इजहार किया है कि गर्दाबी तूफान यास गुज़िश्ता तूफान इम्फान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि 10 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। ममता बनर्जी के मुताबिक यास का असर 20 अजला में होगा, जिनमें कोलकाता, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, ईस्ट मदनीपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। ख्याल रहे कि इम्फान तूफान ने बंगाल और उड़ीसा में खासी तबाही मचाई थी और कोलकाता तक इसका असर देखा गया था। तूफान के पेश नज़र रियासती हुकूमतों के अलावा मरकजी हुकूमत भी तैयार है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी लोगों से एहतियात बरतने और महफूज रहने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों को मुश्किल वक्त में हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,40,498 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8,817 लोगों की वबा की वजह से मौत भी हुई। इस बीच अमेरिका ने अपने शहरियों की बैरूनी सफर को लेकर वार्निंग जारी की है। US सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने मुल्क के लोगों से जापान और श्रीलंका का सफर करने से बचने की सलाह दी है। CDC के मुताबिक बहुत जरूरी होने पर पहले वैक्सीनेट होने के बाद ही लोग इन मुल्कों का सफर करें। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 92 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 51 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 97,611 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पीर के रोज यानी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उसमें 1,95,685 लोगों में इस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। यह आंकड़ा पिछले 42 जिलों में सबसे कम है। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अमवात का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,671 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,34,572 की कमी रिकॉर्ड की गई।
मुल्क में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज के बाद से अब तक तकरीबन 20 करोड़ लोगों को खुराकें दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 28,41,151 सेशंस में 19 करोड़ 85,88,000 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें से 97,79,304 सेहत कारकुनों को पहली खुराक और 57,67,18,723 अफराद को दूसरी खुराक दी गई। इसके साथ ही 1 करोड़ 50,79,964 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली वैक्सीन दी गई और 83,55,980 को दूसरी खुराक दी गई। आदाद शुमार के मुताबिक पहली खुराक 18 से 44 साल की उम्र के 1 करोड़ 19,11,759 लोगों को दी गई। वहीं आदाद शुमार के मुताबिक 45 से 60 साल की उम्र के 6 करोड़ 15,48,484 अफराद को पहली और 99,15,278 अफराद को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह से 60 साल से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ 69,15,863 अफराद को पहली, जबकि 1 करोड़ 83,13,642 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। हिंदुस्तान में मरीजों की तादाद घटने के बावजूद वैक्सीन की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दिल्ली समेत कई रियासतों में टीके ना होने से बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए हैं। मरकजी हुकूमत ने 19 अप्रैल को रियासतों को सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट तो दी, लेकिन इसमें भी 1 महीना बर्बाद ही हुआ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली समेत 9 रियासतों ने दुनिया भर के वैक्सीन प्रोड्यूसर से 28 करोड़ 70 लाख डोजेस खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन कोई बैरूनी कंपनी रियासतों को इस साल वैक्सीन देने की हालत में नहीं है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। वहीं फाइजर ने दिल्ली हुकूमत को कहा कि वो मरकजी हुकूमत को ही वैक्सीन देगी। इस बीच एक मीडिया हाउस ने अमेरिकी वैक्सीन प्रोड्यूसर फाइजर और मॉडर्ना से राब्ता पैदा किया। उनका कहना था कि उन्होंने हिंदुस्तानी रियासतों की रिक्वेस्टों पर गौर ही नहीं किया। ज्यादातर रियासतों ने कंपनियों को सप्लाई के लिए 3 से 6 महीने की डेडलाइन दी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो मांग है उसको देखते हुए जनवरी से पहले वो टीका देने की हालत में नहीं है। अमेरिकी कंपनी ने रियासतों के अलग अलग टेंडर्स पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि रियासतों के साथ काम करने में ज्यादा वक्त लगेगा। ओहदेदारों ने कहा कि हिंदुस्तान ने पहले ही वैक्सीन का सौदा करने में देर कर दी है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले कंपनियों से करार कर लिया था। फाइजर के एक आला ओहदेदार ने कहा कि दुनिया भर में यही पॉलिसी है कि वैक्सीन का ऑर्डर सीधे मरकजी हुकूमत देती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल हो तो ऐसा करने से काम आसान और तेज हो जाता है। हिंदुस्तान ने बीते महीने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन समेत बैरूनी वैक्सीन प्रोड्यूसर से फास्ट ट्रैक ट्रांजैक्शन का वादा किया, लेकिन किसी कंपनी ने इजाजत एक इमरजेंसी अप्रूवल नहीं मांगा। हालांकि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में दावा किया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच मुल्क में वैक्सीन की 216 करोड़ डोजेस मुहैया होंगी। मुल्क में अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की ही मंजूरी है। वजीर खारजा एस जयशंकर पीर के रोज अमेरिका पहुंचे। फाइजर ने बताया कि कंपनी मरकजी हुकूमत को हिंदुस्तानी हुकूमत से बात कर रही है। टीकों की सप्लाई वहां की हुकूमत को करना है। जल्द समझौते की उम्मीद है। जराए कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत फाइजर को लीगल प्रोटेक्शन की पेशकश कर सकती है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि मरकजी वजारत सेहत को आदाद शुमार की बाजीगरी छोड़कर रियासतों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए। गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर ने बच्चों को मुतासिर किया तो मुल्क कभी माफ नहीं करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को वैक्सीन पैदावार को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और इसके लिए अगर जरूरत हो तो कानून में तरमीम करके दीगर कंपनियों को भी वैक्सीन तैयार करने की तरगीब दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले हमारे मुल्क में जल्द ही सभी के लिए वैक्सीन नहीं हुई और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिया तो फिर ऑक्सीजन और अद्वियात की कमी से जो सूरत हाल दूसरी लहर में बनी थी उससे कहीं ज्यादा तीसरी लहर में होगी और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे।
कोविड-19 इन्फेक्शन की पहचान के लिए सिंगापुर में अब ब्रेथ यानी सांसों का टेस्ट किया जाएगा। हुकूमत ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसे सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है। मलेशिया से जो मुसाफिर सिंगापुर के मगरिबी हिस्से में वाक़े तुआस चेक पोस्ट से एंटर करते हैं, वहां पे इसका टेस्ट इस तरीके से ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। अगर इस टेस्ट में कोई शख्स पॉजिटिव आता है तो इसकी तस्दीक के लिए पीसीआर स्वैब टेस्ट किया जाता है। सिंगापुर हुकूमत फिलहाल सभी मुसाफिरीन का एंटीजन रैपिड टेस्ट कर रही है। हालांकि ब्लड टेस्ट के साथ ये भी जारी रहेंगे। दूसरी जानिब एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाना वबा में लगभग बर्बाद हो चुके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगा। अमेरिका और यूरोप को मिसाल बनाकर सिंगापुर भी अब इसी राह पर है। उनके मुताबिक सिंगापुर के अलावा एशिया के दूसरे मुल्क भी जल्द से जल्द अपनी सरहदें खोलना चाहते हैं। ब्रीथोनिक्स या ब्रेथ टेस्ट उसी ब्रेथेलाइजर की तरह है जो अक्सर पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान के लिए इस्तेमाल करती है। उस शख्स को माउथपीस के वॉल्व में सांस फूंकना पड़ता है। मशीन का सॉफ्टवेयर इस सांस को इन्फेक्टेड यानी जो पॉजिटिव वगैरह थे उसकी सांस से मिलाता है और कंपेयर करता है और कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट दे देता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को लेकर अब तक एक थियरी चल रही थी, वो ये कि ये इन्फेक्शन उन मरीजों को हो रहा है जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के दौरान स्टीरॉइड या उसकी थेरेपी दी गई हो, लेकिन ये आधा सच है। मध्य प्रदेश में ऐसे मामले कई सामने आए हैं जहां पे ये इन्फेक्शन अब तक जितने भी मरीज भर्ती हुए हैं उनमें से करीब 73% ऐसे हैं जिन्हें कोरोना इन्फेक्शन के दौरान स्टीरॉइड थेरेपी या ऐसे कोई इंजेक्शन दिए ही नहीं गए थे। एनएचएम ने यह रिपोर्ट ब्लैक फंगस के 743 मुतासरीन की मेडिकल रिपोर्ट की पड़ताल की बुनियाद पर बनाई है। इसके मुताबिक 38% इन्फेक्शन या मुतासिर होने वाले अफराद ऐसे हैं जिन्हें कभी कोरोना हुआ ही नहीं था लेकिन ब्लैक फंगस हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में ब्लैक फंगस के 44.27% मुतासरीन 45 से 60 साल की उम्र के हैं। 36.60 की उम्र 18 से 44 साल और 18.84% मरीज 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 743 में से 60% मरीज ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी, कोमोर्बिडिटी की शिकायत थी। कोमोर्बिडिटी यानी ऐसे मरीज जिन्हें कैंसर, किडनी, हार्ट डिजीज या दीगर बीमारियां हों। इन 743 में से 459 में डायबिटीज, 284 मरीज कमजोर इम्यूनिटी वाले थे। मतलब साफ है कि इस तरह के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। 27% यानी 203 मरीजों को ही स्टीरॉइड थेरेपी देने के बाद इन्फेक्शन हुआ। 540 मरीजों को किसी तरह की थेरेपी नहीं दी गई, फिर भी वो मुतासिर हुए। 70% मरीज ऐसे हैं जिन्हें कोविड इन्फेक्शन के इलाज के दौरान ऑक्सीजन नहीं लगी। 183 मरीज ऐसे हैं जिन्हें ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने पर O2 सपोर्ट दिया गया था। पिज्जा खाने वाले उन यूजर्स के लिए बुरी खबर है जो डोमिनोज के ग्राहक हैं। दरअसल डोमिनोज के 18 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी होने की बात सामने आई है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट राजशेखर राजरिया के मुताबिक इस डेटा में नाम, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और एड्रेस जैसी अहम जानकारियां शामिल हैं। यूजर्स के 13,000 GB डेटा डिटेल डार्क वेब पर मौजूद है। दूसरी जानिब डोमिनोज इंडिया ने यूजर्स के डेटा लीक की इन खबरों को गलत बताया। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो यूजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बदल लेना चाहिए। राजरिया ने सोशल मीडिया पर बताया कि डोमिनोज पिज्जा के यूजर्स की डिटेल्स एक बार फिर लीक हो गई है। हैकर्स ने डार्क वेब पर एक सर्च इंजन बना दिया है जिसमें डोमिनोज पिज्जा की 18 करोड़ डिलीवरी से जुड़ी डिटेल्स दिख जाती हैं। इनमें नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और जीपीएस लोकेशन तक दिख रही है। डोमिनोज के ये यूजर्स हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के हो सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन और कॉमन ब्राउजिंग के दायरे में नहीं आती। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है। इस तरह की वेबसाइट्स तक स्पेसिफिक ऑथराइजेशन प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पहुंचा जा सकता है। अगर हम इसमें देखें तो 2000 में ऐसे बहुत से वेबसाइट्स यहाँ पे बने थे जिनका डेटा डार्क वेब पर चला गया है। ऐसे जो जराइम है उसके नोटिस में आने पर ही कानून काम करता है और एजेंसियां इस पे काम करना शुरू करती हैं। क्या ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां हिंदुस्तान में
2 दिनों के बाद काम करना बंद कर देंगी। ये सवाल इस वक्त जेर बहस बना हुआ है। दरअसल रवां साल 25 फरवरी को हुकूमत हिंद ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबित पर अमल करने के लिए 3 महीने की मुद्दत फराहम की थी। कंपनियों को हिंदुस्तान में अपना ओहदेदार और राब्ते का नंबर फराहम करना, शिकायत का अजाला करने वाले अफसर की तकर्रुरी शिकायत का अजाला, काबिल एतराज़ मवाद की निगरानी और उसे हटाने के लिए कहा गया था। दरअसल सोशल मीडिया पर लोगों को यह नहीं मालूम है कि वो किससे शिकायत करें और उनकी शिकायत का अजाला कहां पर होगा। कुछ कंपनियों ने इसके लिए 6 महीने की मोहलत तलब की है, जबकि कुछ ने कहा कि वो अमेरिका में अपने सदर दफ्तर से हिदायत के मुंतजिर हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, यहां मुनाफा भी हासिल कर रही हैं, लेकिन हिदायत के लिए अपने सदर दफ्तर से हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार करती हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी ना तो शिनाख्त जाहिर करती है और ना ही तरीके के हकायक की जांच के किस तरह की जा रही है। आईटी एक्ट की दफा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडिएट होने के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन उनमें से कई कुछ ऐसे मामलों पर फैसला ले रहे हैं जिनमें हिंदुस्तानी आइन और कवानीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नए जवाबित 26 मई 2021 से नाफिजुल अमल होने जा रहे हैं। अगर ये कंपनियां इन जवाबित पर अमल नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडिएटरी का दर्जा खत्म हो जाएगा और वो हिंदुस्तान के मौजूदा कवानीन के तहत फौजदारी कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। टूल किट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया कंपनी का अमरीकी हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है। दिल्ली पुलिस के अफसर पीर के रोज ट्विटर के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ट्विटर ने अपने ग्लोबल डिप्टी जनरल काउंसिल और लीगल वीपी जिम बेकर को यह मामला सौंपा है। बेकर अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई में भी काम कर चुके हैं। जराये के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्विटर टूल किट मामले को लेकर अमरीकी हुकूमत के पास भी जा सकती है। जराये ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बात है कि ट्विटर इंडिया का दफ्तर कोरोना के बिगड़ते हालात की वजह से बंद है और अब अमरीकी हेडक्वार्टर ने इस मामले में दखल दिया है। ट्विटर हेडक्वार्टर लगातार हिंदुस्तान में वाक़ अपने दफ्तर से राब्ते में है। बीजेपी कायदीन की पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी तोड़ मरोड़कर पेश किया गया मीडिया लफ्ज से टैग करने के बाद से ही ट्विटर मरकजी हुकूमत के निशाने पर है। अब दिल्ली पुलिस टूल किट जांच को लेकर ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव में वाक़ दफ्तरों पर भी गई है। जराये ने बताया कि पुलिस के नोटिस देने के बाद ट्विटर हेडक्वार्टर में तनाव का माहौल है। पुलिस के एक्शन की जानकारी फौरी हेडक्वार्टर्स को दे दी गई, उस वक्त जब अमेरिका में सुबह भी नहीं हो पाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टूल किट और मैनिपुलेटेड मीडिया मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जिस शिकायत की जांच कर रहे हैं उसमें हमें ट्विटर की वजाहत चाहिए। हमें लगता है कि ट्विटर के पास कुछ जानकारियां हैं जो हमें नहीं पता है। ट्विटर इन्हें क्लासिफाइड बता रही है, लेकिन हमारी जांच के लिए यह जरूरी है, हम सच जानना चाहते हैं। बीजेपी कायदीन के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ टूल किट तनाजा गर्मा गया है। अपने दिल्ली ऑफिस पर छापे के बाद ट्विटर ने छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला डॉक्टर रमन सिंह के टूल किट ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है, यानी ऐसा मटेरियल जिसे तोड़ मड़ोड़ कर पोस्ट किया गया है। बीजेपी ट्विटर के इस कदम के बाद कांग्रेस बीजेपी कायदीन पर हमलावर हो गई है। वजीर आला भूपेश बघेल ने मंगल की सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह के टूल किट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। सांझ को आज नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। ऐसी संघ दीक्षा यानी जो संघ आरएसएस में सिखाया गया अब काम में नहीं आएगी। कांग्रेस पहले दिन से ही बीजेपी कायदीन की जानिब साझा किए गए टूल किट को फर्जी बताती रही है। एनएसयूआई के रियासती सदर आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में इल्जाम लगाया गया है कि समाज में नफरत फैलाने के इरादे से अफवाह फैलाने, फर्जी दस्तावेजों से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं बीजेपी इस एफआईआर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पीर के रोज डॉक्टर रमन सिंह समेत पूरी बीजेपी ने रायपुर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के बाहर धरना भी दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल टूल किट तनाजे की जांच को लेकर ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव में वाक़े दफ्तर गए थे।
टूल किट मामले में अब चिट्टीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 बीजेपी कायदीन की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 कायदीन के ट्वीट भी ट्विटर के लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा कि कायदीन पर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस ने चिट्ठी ट्विटर की लीगल हेड विजया गड्डे और लीगल डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जिम बेकर को लिखी है। ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद अमेरिका में वाक़ ट्विटर हेडक्वार्टर्स ने मामला जिम बेकर को ही सौंपा है। कांग्रेस ने लिखा कि हमने पहले भी आपको फर्जी टूल किट के बारे में जानकारी दी थी, जिसे कुछ बीजेपी कायदीन ने गलत तरीके से सियासी फायदा उठाने के लिए बनाया है। ये कायदीन अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस और उसके लीडर्स के खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और खतरनाक जानकारियां फैला रहे हैं। हमने 25 मई को भेजी चिट्ठी में आपको बताया था कि मोदी हुकूमत के कुछ वुज़रा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साजिश रच रहे हैं। आपने हमसे इन ट्वीट्स के URL और उन चीज़ों की मांग की थी। उन कायदीन की जानिब से 18 मई को किए गए इन ट्वीट्स का लिंक हम आपको भेज रहे हैं। ये गलत नीयत से किए गए थे और पूरे हिंदुस्तान में झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्विटर के सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज हैशटैग के साथ बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने पोस्ट की थी। इसी तरह दीगर कायदीन ने भी पोस्ट की, जिसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की वर्ड से टैग किया है। पात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी मामले को लेकर केस भी दर्ज किया गया। अगर कोई मरकजी वजीर अपने अकाउंट से ऐसी जानकारियां शेयर करता है तो लोग उसे सही ही मानेंगे। पार्टी ने कहा कि ऐसे में इस तरह के सभी अकाउंट से किए गए ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है। नमस्कार साथियों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हों या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसीलिए आज हमने ट्विटर को यह लिखा है कि जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं के फर्जीवाड़े को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया गया है, उनके सारे मंत्रीगणों ने जिन्होंने इन फर्जी कागजात को ट्वीट किया है, उनको भी मैनिपुलेटेड मीडिया किया जाए, ताकि सच्चाई जग जाहिर हो कि मोदी सरकार के मंत्री कोरोना से लड़ने की बजाय फर्जीवाड़े के अंदर इन ज़राए ख़वानीन के खिलाफ जारी किसानों की तहरीक एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर रही है। एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर खैमाजन किसानों ने मज़ाहमत के लिए नए प्रोग्राम का ऐलान किया, वहीं पंजाब में कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी रिहाइश गाह पर सियाह परचम लहराकर इस तहरीक में नई जान फूंक दी है। सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो अपनी अहलिया के साथ घर की छत पर सियाह परचम लहरा रहे हैं। पंजाब उड़ीकदा, पंजाब दी किसानी उड़ीकदी, कद चलू पंजाब खुद मुख्तियारी दी राह, बाबे नानक दी दसी हुई राह, आपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए। ओ राह पिछले 20-25 सालों तो वध रहा कर्ज, घट रही आमदन ते घट रही उपज पंजाब दे हर छोटे ते वड्डे किसान नूं संघर्ष करन दे लई मजबूर कर रही है। इज्जत दी रोटी दा संघर्ष। पंजाब अज 3 काले कानूनां खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब दी डुबदी किसानी नूं बिल्कुल ही खत्म करने वास्ते लियांदे गए हैं, बद नालों बदतर बनाने दे लई लियांदे गए हैं। छोटे व्यापारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, उहदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते लियांदे गए हैं। जे खेती कानून रद्द ना होए
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਹਰ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਤਰੇਗਾ नहीं। ते शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते कबहू न डरूं अरिसूं जब लाही लड़ूं निश्चय कर अब। मशहूर हीरा ताजिर मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बरमोडा से लापता हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इसकी तस्दीक की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चौकसी का लापता हो जाने से उनके अहले खाना परेशान है और उन्होंने तबादला ख्याल के लिए मुझे तलब किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल एंटीगुआ पुलिस मामले की जांच कर रही है, ताहम अहले खाना चौकसी की सलामती के हवाले से फिक्रमंद है। उधर एंटीगुआ की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने महल चौकसी की तलाशी के लिए मुहिम शुरू कर दी है। मौसूला इतलात के मुताबिक चौकसी आइलैंड के जुनूबी इलाके में एक मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए देर शाम अपने घर से निकला था और उसके बाद से वो नजर नहीं आया। मकामी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता शब उसकी गाड़ी की जाली हार्बर में तलाशी ली गई, लेकिन चौकसी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। ताहम पुलिस की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। ख्याल है कि महल चौकसी पीएनबी के साथ लोन में धोखाधड़ी करने का मुल्जिम है। साल 2018 में सीबीआई जांच शुरू होने से कबल वो मुल्क से फरार हो गया था। महल चौकसी नीरव मोदी का मामू है जो 13,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले का अहम मुल्जिम है। वेस्ट अफ्रीकी मुल्क माली में सियासी अनस्टेबिलिटी की खबरें सामने आ रही हैं। वहां के सदर बीए नदाव, वजीर आजम मोक्टर आवाने और वजीर दिफा सुलेमान डॉकरे को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जानकारी आई थी कि पीर के रोज 25 नए वज़रा के साथ नई हुकूमत की तश्कील हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को गिरफ्तार कर दारुल हुकूमत के पास काटी में वाक़ आर्मी कैंप ले जाया गया। वज़ीर आज़म आवाने का कहना है कि इंटरिम वाइस प्रेसिडेंट कर्नल असीम गोयता की हिफाजत में तैनात फौज के जवान उन्हें ले गए हैं। असीमी पिछले बार फौजी तख्ता पलट करने वाली फौज के लीडर थे। ये गिरफ्तारी पीर के रोज हुकूमत की फेरबदल के बाद की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर के गार्ड ने उनकी हिफाजत करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फौज उन्हें लेकर चली गई। वहीं आरजी हुकूमत में फौज के लोगों का अहम रोल था। इसकी तश्कील पिछले साल अगस्त को की गई थी। बेलारूस में सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हुक्म पर पीर के रोज 26 साल के रिपोर्टर सहाफी रोमन दिमित्रिव की गिरफ्तारी पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने तनकीद की है। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्टर ने कन्फेशन वीडियो दबाव में बनाया है। ये सियासी दबाव उस पर बनाया गया और ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने बेलारूस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से माशी पाबंदियां सहित दीगर एक्शन लेने का सपोर्ट किया है। उन्होंने अपनी टीम के अराकीन से इस वाक़े के जिम्मेदार लोगों को आइडेंटिफाई करने के भी अहकाम दिए हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका उन मुल्कों के साथ खड़ा है जो सहाफ़ी की रिहाई और साथ ही उन सैकड़ों कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं जिन्हें लुकाशेंको के राज में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इस रिपोर्टर को गिरफ्तार करने के लिए पहले प्लेन में बम की अफवाह फैलाई गई, फिर फाइटर जेट मिग-29 भेजकर प्लेन को जबरन लैंड करवाया गया। इसके बाद फौज के 60 जवान भेजकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हुकूमत का सबसे बड़ा क्रिटिक था। वो हुकूमत पे तनकीद करते हुए अपनी रिपोर्ट्स देता था। जानकारी के मुताबिक ये पूरा ड्रामा सदर अलेक्जेंडर के हुक्म पर रचा गया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।